4300 करोड़ रुपए वो मिलते हैं। 4300 करोड़ रुपए मिले, गौर से याद रखिए इस आंकड़े को। और वोट मिले सिर्फ 54,000। 4300 करोड़ रुपए मिलते हैं और वोट मिलते हैं इसके बदले में 54,000। यानी अगर आप 4300 करोड़ को 54,000 से भाग करेंगे तो एक वोट की कीमत अगर आप देखें उस तरीके से तो 7,96,000 रुपए वो कीमत निकल करके सामने आती है। मुझे लगता है कि दुनिया भर में शायद इतना महंगा प्रचार या इस तरीके से अगर ऑडिट के हिसाब से देखें इतना खर्च शायद कहीं नहीं हुआ होगा। लेकिन ये मोदी के गृह राज्य गुजरात, वहां से खबर निकल करके सामने आई है, जिसको एक बड़े घोटाले के तौर पर देखा जा रहा है। और यही होती है पत्रकारिता कि आप खोजबीन करें। ये नहीं कि फला आदमी ने ये कहा, फला आदमी ने ये कहा, फला आदमी ये हुआ, या 4 हिंदू इधर बैठा दिए, 4 मुसलमान इधर बैठा दिए, दोनों को लड़ाई कर करके 1 घंटे का शो खत्म। और उसको शो का नाम दिया जा रहा है बाकायदा, जहां पर रिसर्च के नाम पर कुछ नहीं है, जहां पर आपका रिपोर्टर नहीं है, कुछ नहीं है जहां पर। लेकिन भास्कर ने, दैनिक भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेशन की है और एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट छापी है जिसमें दैनिक भास्कर ने बताया है कि गुजरात की 10 गुमनाम पार्टियां हैं जिनको 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। आसान भाषा में मैं पहले आपको कुछ आंकड़े बताता हूं ताकि आप समझ पाएं कि कितनी बड़ी खबर है, और उसके बाद में डिटेल में हम इस खबर पर बात करेंगे। भास्कर के इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 10 पार्टियां हैं, गुमनाम पार्टियां, इन्होंने महज 43 उम्मीदवार उतारे हैं। आप सोचिए कि गुजरात में जहां पर 26 लोकसभा की सीटें हैं, 182 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर ये लोग कितने उम्मीदवार उतारते हैं? महज 43 उम्मीदवार। 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिलता है, 54,000 इन 43 उम्मीदवारों को वोट मिलते हैं। मतलब ये क्या चल रहा है? कोई चंदा देने वाला आदमी, कोई भी फर्म हो, कोई भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे, तो वो यही सोच करके चंदा देता है कि कल को ये आदमी, ये विधायक बनेगा या ये पार्टी सरकार में आएगी तो मुझे कुछ फायदा होगा। या फिर वो ये मान करके चलते हैं कि चलिए ये पार्टी जनहित में ये अच्छे काम कर रही है तो इसलिए मैं इसको ही चंदा दे रहा हूं। इसी तरीके से चंदा दिया जाता है। लेकिन जो आदमी ना तो उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, जो आदमी ना चुनाव में जा रहा है, उसको फिर भी उसको फिर भी पैसे मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो चंदा इन लोगों को मिला है, इन 10 पार्टियों को मिला है, ये 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक, यानी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 2019 से लेकर के 2024 तक। और इस दौरान में 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ और 2024 का फिर लोकसभा का चुनाव होता है। यानी 3 चुनाव होते हैं और तीनों चुनाव में बीजेपी ही यहां पर जीतती है। तो क्या यह कहा जाए कि इन गुमनाम पार्टियों को जो चंदा मिल रहा था वो चंदा कहीं और से मिल रहा था? क्या ये हवाला का पैसा है? क्या ये ब्लैक मनी है जो व्हाइट मनी के तौर पर घुमाई जा रही है और उसके बाद में ये पार्टियां पैसा निकालती है? और हो सकता है कि फिर इन्होंने बीजेपी को पैसा दिया हो, कांग्रेस को दिया हो। हालांकि ये मुमकिन दिखाई नहीं देता है कि कोई गुजरात के अंदर कोई व्यापारी या कहीं देश में कहीं पर भी कोई भी फर्म वो कांग्रेस को इस तरीके से गुमनामी तरीके से चंदा दे और वो बीजेपी को पता ना लगे। यहां पर फिर बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब भास्कर ने इन पार्टियों के, गुमनाम पार्टियों के बड़े नेताओं से बात की कि आपने ये पैसा कहां से लिया, किस तरीके से लिया, कहां से पैसा आया, कहां खर्च किया आपने, तो ज्यादातर नेताओं ने जो है वो बात को नकार दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है, हम जो है अपने सीए से पूछ करके बताएंगे। ये हो रहा है। ये देखिए, ये 10 पार्टियां हैं। क्या आपने इन 10 पार्टियों के बारे में कहीं पर कभी पहले देखा है क्या? 10 पार्टियां जिसमें लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्त पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक दल, भारतीय जन परिषद, सौराष्ट्र जनता पक्ष, जनमन पार्टी, मानव अधिकार नेशनल पार्टी, गरीब कल्याण पार्टी। अब ये 10 पार्टियां हैं। क्या इन 10 पार्टियों का नाम आपने कभी सुना है? और
आप जो है वो इसके जरिए, इस ग्राफिक के जरिए देखिए इन 10 पार्टियों को, जो नाम अभी मैंने उनका पूरा नाम बताया, उनकी फुल फॉर्म बताई है, शॉर्ट फॉर्म में ये एलएसपी, यहां पर लोकशाही सत्ता पार्टी यानी एलएसपी। नीचे इसमें 5वें नंबर पर आपको, 6ठे नंबर पर आपको बीजेपी भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जन परिषद है ये। इस तरीके के मिलते जुलते नाम है। अब कांग्रेस को अगर चंदा जा रहा है तो मिलते जुलते नाम बीजेपी के जैसे क्यों हैं? इनको कोई 1000 करोड़ रुपए जो है किसी पार्टी को मिल रहा है, किसी को 963 करोड़ रुपए, 663 करोड़ रुपए, 416 करोड़ रुपए, 248 करोड़ रुपए, इस तरीके से इन पार्टियों को चंदा मिला है। किसी ने 4 चुनाव लड़े हैं, किसी ने 8 चुनाव लड़े हैं, और जो खर्च दिखाया है वो 227 करोड़ रुपए दिखाया है। जो पैसा इन पार्टियों को मिला है 4300 करोड़ रुपए मिला है, और 4300 करोड़ में से इन्होंने 100 करोड़ तो छोड़िए, 1 करोड़ रुपए भी नहीं खर्चा, 50 लाख रुपए भी नहीं खर्चे, महज 39 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब बताइए कैसे मुमकिन है? आपको इसको आप आसान भाषा में समझें तो आप ये कहें कि आपको जो है वो 430 रुपए यानी 450 रुपए जो है वो आपको आपके पिताजी की तरफ से मिले, और आप बाजार में जाकर के सिर्फ 40 रुपए वो खर्च करके आ गए, और आपने कहा कि नहीं साहब, हमने तो पापा हमने तो जो है पैसा खा लिया या आइसक्रीम खा लिया, कुछ भी खा लिया। या फिर आपको पता ही नहीं है। इसको आप दूसरे एंगल से अगर आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी फैक्ट्री के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, और 10 लोग बताते हैं कि भाई हमने इस साल जो काम किया है वो 1 लाख रुपए का काम किया है, और उसमें से हमारी जो बचत आई है वो हमारी बचत 10,000 रुपए आई है। ये जो है वो एक 10 लोगों की एक छोटी कंपनी जो काम कर रही है, अपना हाथ का काम कर रही है, वो कह सकती है। लेकिन उनको, उन बेचारों को यही नहीं पता कि तुम्हारे नाम पर बहुत बड़े बड़े बिल फट गए हैं, तुम्हारे नाम पर चंदा आ गया, तुम्हारे नाम पर खर्च भी हो गया। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 39 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया है। सोचिए आप जरा, तो ये पैसा किसके नाम पर खर्च किया जा रहा था, कहां खर्च किया जा रहा था, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, दैनिक भास्कर ने, एक पार्टी है न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, उसके प्रमुख हैं अमित चतुर्वेदी, उनसे बात की तो उनसे पूछा कि आपका खर्च जो है वो कहां कहां हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो इन्होंने कहा कि हमारे सीए जवाब देंगे, हमें नहीं पता है। इन्होंने सीधे पल्ला झाड़ दिया। इसके बाद में एक और पार्टी है सत्यवादी रक्षक पार्टी, और इससे जब बात की तो इनके कार्यकारी प्रमुख बीरेन पटेल। अब ऐसे ऐसे जो ये पार्टियां हैं, इनके कार्यालय भी आपको किसी गली नुक्कड़ चौराहे में बहुत छुप करके मिलेंगे, ऐसा नहीं इनके कोई बहुत बड़ा कार्यालय मिलेगा। तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है, हमारा सीए जो है वो इसके बारे में आपको जवाब देगा, मुझे ज्यादा समझ नहीं है इस बारे में। इसके बाद में आप देखिए, भारतीय नेशनल जनता दल एक ये पार्टी है, और इसके टॉप 5 जो दानदाता, इनको जो पैसा मिला है, चंदा मिला है, इसमें एक कोई कंपनी है हिस्मा फार्मा, राजस्थान की कंपनी है। गुजरात के अंदर एक ऐसी पार्टी जिसको गुजरात के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसको राजस्थान की कंपनी, दवाई बनाने वाली कंपनी है, वो 1 करोड़ 75 लाख रुपए दे रही है ना, अजीब बात। इसके बाद में महाराष्ट्र से पेशवा आचार्य, अब ये कोई शख्स है, 75 लाख रुपए ये इस कंपनी को, इस पार्टी को दे रहे हैं। अर्पण गुप्ता हरियाणा से हैं, 40 लाख रुपए दे रहे हैं। प्रदीप चंद्र उत्तर प्रदेश से हैं, 30 लाख रुपए ये दे रहे हैं, और एक गुजराती है सिर्फ इसमें, जयेश पटेल, जो 28 लाख रुपए दे रहे हैं। अब एक दूसरी पार्टी आप देखिए, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी के टॉप 5 दानदाता हैं, जिसमें ऊपर के तीनों बेंगलुरु से हैं, और नीचे एक मुंबई से, फिर एक अहमदाबाद से, एक गुजराती है। अब बेंगलुरु से जो पहले टॉप 5 में इनके जो सबसे ऊपर वाले दानदाता हैं, वो 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अब कायदे से इनकी जांच होनी चाहिए कि जो आदमी, जो शख्स गुजरात में एक पार्टी को, एक गुमनाम पार्टी को 3 करोड़ रुपए देता है, वो अपने राज्य के अंदर बीजेपी या कांग्रेस को कितना चंदा देता है, और इनकी जो कंपनी है वो कहीं पर एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, या सिर्फ कागजों में ही चल रही है। मतलब आपको लगता है कि कोई आदमी, कोई बिजनेसमैन 3 करोड़ रुपए किसी भी अनजान आदमी को दान दे देगा? 3 करोड़ रुपए किसी को भी दान दे देगा? ये लोग किसी
जागरण के लिए या कहीं पर जो है वो वृद्धाश्रम के लिए कोई पर्ची कटवाने के लिए आ जाए कि फला जहाँ पर हमारा वहां पर वृद्धाश्रम है, वहां पर हम लोग जो है वो, या फिर दिव्यांग के लिए कोई चला रहे हैं, तो हम जो है वहां पर आपको 10,000 रुपए की पर्ची काटना चाहते हैं, तो ये वहां पर 10,000 रुपए नहीं देंगे, 3 करोड़ रुपए कैसे दे देंगे भाई। फिर इसके बाद में एक और कंपनी है सत्यवादी रक्षक पार्टी, इसके भी टॉप 5 आप देखिए, ये भरूच से, वडोदरा से, गांधीधाम से, वडोदरा से और मोरबी से, इनके पांचों के पांचों जो है वो गुजराती हैं, लेकिन पैसा ज्यादा नहीं दिया, 58 लाख रुपए, 39 लाख रुपए, 39 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 3 करोड़ के मुकाबले मैं आपको कह रहा हूं कि ये ज्यादा नहीं है। वैसे तो 58 लाख रुपए पैसा भी बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद में एक और पार्टी है स्वतंत्र अभिव्यक्त पार्टी, और इसके 5 जो है वो दानदाता है। अहमदाबाद से हितेश चौधरी हैं जो 1 करोड़ रुपए देते हैं। गोपीनाथ सिल्क सूरत से हैं, वो 40 लाख रुपए देते हैं। ऐसे ही अहमदाबाद से एक और हैं, फिर एक बेंगलुरु से हैं, फिर एक हैदराबाद से हैं, इन्होंने भी 30-40 लाख रुपए जो दिए हैं। इसके बाद एक और पार्टी है लोकतांत्रिक सत्ता के टॉप 5 दानदाता, आप देखिए यहां पर उदयपुर राजस्थान से इनको मिला है 2 करोड़ 55 लाख रुपए का चंदा। मुंबई से अंशुल अग्रवाल वो 62 लाख रुपए देते हैं। फिर मुंबई से एक और शख्स है संजय, वो 60 लाख रुपए दे रहे हैं। फिर बेंगलुरु से एक शख्स है, एक कंपनी है, वो 50 लाख रुपए दे रही है। फिर अहमदाबाद की कोकिला देसाई है कोई, और वो 50 लाख रुपए इनको दे रहे हैं। अब ये इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, इनकी मंशा क्या है। अब इसके बाद में देखिए दैनिक भास्कर ने जब बात की तो गुजरात चुनाव कार्यालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आयकर विभाग को खर्च की जानकारी देने में हमारा कोई रोल नहीं है, पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन की भूमिका में है। अब एक गुजरात चुनाव आयोग कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं पता, जो काम करना है वो सेंट्रल लेवल पर होना है। मतलब दिल्ली में जो मुख्य चुनाव आयोग है वही, उसी के पास में राइट्स हैं कि वो किसी पार्टी का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है या नहीं कर सकता है। हम तो जो ऊपर से आएगा आदेश उसको केवल यहां पर बता रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। इसके बाद में इनकम टैक्स के एक अधिकारी, उन्होंने भी भास्कर को नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में डिपार्टमेंट में जमा कराई है या नहीं कराई है, इसका खुलासा हम नहीं कर सकते हैं, यह कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि जिनके खिलाफ जांच चल रही है वो इससे सतर्क हो सकते हैं। अब जिनका सीधे सत्ता के साथ में हाथ मिला हुआ है उनको डर किस बात का है, ये यहां पर सवाल उठता है। अब इसके बाद में जो है एक बहुत बड़ा बयान इस खबर पर जो है वो सामने आया है ओपी रावत का। ओपी रावत जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि इन दलों को आयकर में छूट न मिल सके इसके लिए इन्हें सूची से हटाया जाए। इस संबंध में चुनाव आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। सूची से हटाए जाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दान प्राप्त करने का अधिकार छिन जाता है। राजनीतिक दल के रूप में मिलने वाली सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिल सकेंगी। दरअसल बहुत बार ऐसा होता है कि कोई उम्मीदवार जीतने के लिए डम्मी कैंडिडेट खड़ा कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई उम्मीदवार जीतने के लिए डम्मी कैंडिडेट खड़ा कर देता है ताकि अपने नाम पर जो पैसा खर्च होना है, वो तो एक लिमिट होती है उसकी कि आप विधानसभा में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, लोकसभा में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो गाड़ियां घूमती हैं या जो गाड़ियां लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है, वो उसके नाम पर, उसकी पार्टी के नाम पर कर देते हैं और अपने काफिले में चलाते हैं। ये चुनाव जब आप कोई लड़ता है ना व्यक्ति, या चुनाव का जब आप डिटेल में समझेंगे तो बहुत बड़ा खेल है चुनाव लड़ना। चुनाव में पैसा आने का, उसके लिए भी कई रास्ते बनाए जाते हैं कि कहां कहां से पैसा आएगा, और चुनाव में पैसा खर्च करने का, उसके लिए भी कई रास्ते बनाए जाते हैं कि कहां कहां से पैसा खर्च होगा। और दिखाने के लिए सिर्फ 4 रास्ते होते हैं कि यहां से हमें पैसा आया है, और खर्च करने के लिए भी 4 रास्ते होते हैं कि यहां पर हमने पैसे खर्च किए। लेकिन अदृश्य तौर पर कई रास्ते होते हैं जहां से पैसे आते हैं और कई रास्ते ऐसे होते हैं जहां से खर्च किए जाते हैं। ये गणित है चुनाव जीतने का, खेलने का, हराने का, ये सब कुछ आप समझिए। इसके बाद में प्रोफेसर जगदीप छोकर जो कि एडीआर के फाउंडिंग मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का उल्लेख किया गया है। हमारा डेटा भी इसी तरफ इशारा करता है। सीईओ के रिकॉर्ड पर जो डेटा लिया है
उसे सही माना जाए तो पैसे की चोरी हुई है। दलों ने चुनाव में बहुत कम खर्च किया है और ऑडिट रिपोर्ट में बहुत ज्यादा खर्च दिखा रहे हैं। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो टेक्निकल आदमी है या जो इस बारे में सालों से रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हां ये चोरी हुई है, हां ये यहां पर गड़बड़ हुई है, घोटाला हुआ है। वो लोग इस बात को कह रहे हैं। राहुल गांधी, उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ रुपए कहां से आए, कौन चला रहा है इन्हें, और ये पैसा कहां गया? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल दिया जाएगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके? ये राहुल गांधी ने कहा है। आपको याद होगा पहले जो है वो वीडियोग्राफी को लेकर के एक अलग कानून था, लेकिन बाद में सरकार ने अब इसको सिर्फ 45 दिन का कर दिया है। पहले 1 साल तक आप वीडियोग्राफी मांग सकते थे कि कहीं किसी बूथ पर पोलिंग हुई है तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है, और कोई कैंडिडेट अगर चाहे या कोई व्यक्ति अगर चाहे तो उसको 1 साल तक वो सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई जा सकती थी, दी जा सकती थी। लेकिन बाद में कानून बदल दिया गया और इसको 1 साल की जगह पर महज 45 दिन कर दिया गया, यानी 2 महीने भी नहीं। पहले 12 महीने का समय मिलता था। और अब हो सकता है कि जब जिस तरीके से चोरी पकड़ी जा रही है या जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, तो इसके बाद में अब इसको लेकर के भी कोई कानून बना दिया जाए कि लोगों को पता नहीं चलेगा या लोग इस तरीके से आंकड़े ही जुटा नहीं पाएंगे। दोस्तों, कायदे से पत्रकारिता यही होनी चाहिए। जिनके पास में बड़े संसाधन हैं, ज्यादा रिपोर्टर हैं, अलग अलग राज्यों में टीमें हैं, उन लोगों को काम करना चाहिए। और जितने भी नोएडा के अंदर संस्थान हैं, उनमें आप देखेंगे किसी में 4000 आदमी काम कर रहे हैं, किसी में 500 लोग काम कर रहे हैं, और वो उन लोगों के पास में संसाधन है कि वो इस तरीके से रिपोर्ट निकाल करके ला सके। और कांग्रेस की सरकारें थी तब इस तरह के खुलासे खूब सारे होते थे कि कैग की रिपोर्ट में ये कहा गया है, फलां रिपोर्ट में ये कहा गया है, फलां जगह पर ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सलमान खुर्शीद ने वो जो है साइकिलें बांटी थी और उसमें दिव्यांगों को साइकिल बांटी गई, उसमें ये घोटाला हुआ है। इस तरह की खूब सारी रिपोर्टें निकल करके आती थी, लेकिन अब कुछ निकल करके नहीं आता है। पहले दिल्ली के रामला मैदान में खूब आंदोलन होते थे और उसमें बड़े बड़े 0-0-0-0 लिख लिख करके पोस्टर होर्डिंग लगाए जाते थे। अब कहीं कुछ नहीं होता है। अब आप बताइए कि गुजरात जहां पर एक तरफा जो बीजेपी जीतती है, लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, कहीं पर भी, तो क्या वो इसी तरीके से जीत रही है? क्या लोगों को वोटिंग से पहले ही खरीद लिया जाता है? ये बहुत बड़े सवाल है, लेकिन इन सवालों पर जवाब कौन दे? प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, लेकिन इस खबर पर कहीं चर्चा नहीं होगी। एक चैनल ने रिपोर्ट की है, कम से कम आप उस चैनल की रिपोर्ट के हिसाब से ही खबर कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसी कोई रिपोर्ट कर्नाटक को लेकर के आ जाए, ऐसी कोई रिपोर्ट हिमाचल को लेकर के आ जाए या पश्चिम बंगाल को लेकर के आ जाए, तो उस पर कम से कम 1 हफ्ते तक रिपोर्टिंग होगी, उस पर 1 हफ्ते तक कम से कम डिबेट होगी। लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा है। शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।